अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज हम इंडक्टिव मेथड पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल का। ठीक हो गया, आ जाएं जी, शुरू करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल इसने 5 मेथड दिए जिसके थ्रू हम किसी भी इफेक्ट की कॉज को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आई यहां तक बात? ठीक, देखें इंडक्टिव मेथड जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक बुक लिखी अ सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843 के अंदर, और इस बुक में अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, इसके अंदर उसने अपने 5 मेथड डिस्कस किए जिसके थ्रू हम किसी भी इफेक्ट की कॉज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब ये जरूरी क्यों था, क्यों इतना काम किया कि हम किसी भी इफेक्ट की कॉज को कैसे फाइंड आउट करते हैं? कॉजेशन के ऊपर इतना काम जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्यों किया? क्वेश्चन ये है। ठीक, देखिए प्रॉब्लम कहां पे लाई कर रही थी कि ह्यूमंस कमिट एरर्स व्हाइल आइडेंटिफाइंग ट्रू कॉजेज ऑफ इफेक्ट्स, कि इंसानों के अंदर एक ये प्रॉब्लम है कि वो एरर्स कमिट करते हैं और जबरदस्ती कॉजल रिलेशंस बना रहे होते हैं जहां पे कॉजल रिलेशन पॉसिबल नहीं होता या जस्ट अपीयरेंस होती है, लेकिन इंसान उसको कॉजल रिलेशन समझ बैठते हैं। समझ आई बात की? एग्जाम्पल देखें, ब्लैक कैट एक्सीडेंट हमने सुना हुआ है बहुत ज्यादा। काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो एक्सीडेंट होगा। ठीक, अब हमारी पर्सनल लाइफ में आप देखें कि हम जब बाजार में कहीं मूव कर रहे होते हैं तो हमारे सामने काली बिल्ली गुजरती है, रास्ता काटती है, लेकिन एक्सीडेंट नहीं होता। तो इसीलिए इस जो ये ब्लैक कैट और एक्सीडेंट, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो वो एक्सीडेंट होगा, इनको हम सुपरस्टिशंस कहते हैं। ठीक, अब इसके अंदर कोई ऐसा कॉजल रिलेशन हमें नजर नहीं आ रहा। 10 बार किसी के साथ हो गया होगा इस तरह, 11 बार हो गया होगा, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि ब्लैक कैट नेसेसरी कंडीशन बन गई है एक्सीडेंट की। ठीक, तो क्या है, फ्लॉड कॉजेस हम इफेक्ट्स के पीछे लगा देते हैं। समझ आई बात की? अब एक और एग्जांपल देखें, मैं सुबह उठता हूं और उसके बाद सूरज तुलू होता है। डेली मैं सुबह उठता हूं और फिर उसके बाद सूरज तुलू होता है। इस रूटीन को मेरे 20 साल हो गए कि मैं डेली सुबह उठता हूं फिर उसके बाद सूरज तुलू होता है, सूरज निकलता है। तो मैं अब यहां पे कॉजल रिलेशन बना दूं कि भाई मेरे उठने की वजह से सूरज निकलता है। मेरा उठना कॉज हो गया और सूरज का बाद में निकलना, मेरे उठने के बाद निकलना इफेक्ट हो गया। तो ये कॉजल रिलेशन तो बन ही नहीं सकता। किसी दिन मैं सोया हूंगा, सूरज निकल आएगा। तो हम ह्यूमंस यही पे गलती कर रहे हैं कि हम फ्लॉड कॉजेज जो हैं उन्हीं को जबरदस्ती इफेक्ट के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक, अब इस प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने 5 मेथड्स दिए फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेस। पहला है मेथड ऑफ एग्रीमेंट, दूसरा है मेथड ऑफ डिफरेंस, तीसरा है मेथड ऑफ जॉइंट एग्रीमेंट एंड डिफरेंस, या इसको जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस कह लें। फोर्थ पे है मेथड ऑफ रेजिड्यू, फिफ्थ पे है कंकॉमिटेंट वेरिएशन, मेथड ऑफ कंकॉमिटेंट वेरिएशन। बहुत इजी है, हर मेथड को अलग अलग डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। अब यहां पे एक बात सुने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने जब अपनी इस बुक में अ सिस्टम ऑफ लॉजिक में प्रॉब्लम बता दी कि ह्यूमन क्या है, एरर कमिट कर रहे हैं, कॉजेस को सही तरह फाइंड आउट नहीं कर रहे, फिर सही तरह फाइंड आउट करने के लिए उसने जो ये 5 मेथड्स दिए, इसने लॉजिक को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। समझ आई? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जॉन स्टुअर्ट मिल का, जो उसने ये 5 मेथड्स दिए ट्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज के लिए। अब समझ आई? अब आ जाएं जी फर्स्ट मेथड के ऊपर, मेथड ऑफ एग्रीमेंट।
ये क्या कहता है, देखें, इफ ए कम्स देन बी मस्ट फॉलो, इफ ए कम्स देन बी मस्ट फॉलो। इस स्टेटमेंट से क्या मुराद हुई, ए इज द नेसेसरी एंटीसीडेंट ऑफ बी। नेसेसरी, लाजमी, एंटीसीडेंट, पहले आने वाला, ओरिजिनल कॉज है ए, ओरिजिनल कॉज है, एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट कहते हैं पहले आने वाला। किसका एंटीसीडेंट है, बी का। ठीक, इफ ए कम्स देन बी मस्ट फॉलो। एग्जाम्पल देखें, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली आ रही है, तो क्या है, मैं टीवी को भी ऑन कर सकता हूं, फैन को भी ऑन कर सकता हूं, बल्ब को भी ऑन कर सकता हूं अगर बिजली आ रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी नेसेसरी एंटीसीडेंट है इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का। समझ आई बात की, इलेक्ट्रिसिटी नेसेसरी एंटीसीडेंट है इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का। समझ आई, इलेक्ट्रिसिटी है तो मैं इनको ऑन करके फंक्शनल कर सकता हूं। एक और एग्जांपल देखिए, अगर बारिश हो रही है तो पानी आ रहा है, पानी आ रहा है तो जमीन गीली हो रही है। इफेक्ट है, जमीन गीली हो रही है, और किस वजह से हो रही है, कॉज क्या है, नेसेसरी एंटीसीडेंट क्या है, बारिश हो रही है। समझ आई। अब इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन मैं करता हूं, इसी मेथड ऑफ एग्रीमेंट को गौर से सुने। इफ इन ऑल केसेस वेयर एन इफेक्ट अकर्स, इफ इन ऑल केसेस where an effect occurs, there can be a single prior factor which is common to all, and hence the right factor or cause of that effect. ठीक, अब इस स्टेटमेंट को मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं। देखें, 4 people, 4 लोग कहीं रेस्टोरेंट में गए, they dined, वहां पे उन्होंने खाना खाया। इफेक्ट क्या निकला, सारे के सारे सिक हो गए। ठीक, अब हमें कॉज फाइंड आउट करनी है कि क्या ऐसा कॉज थी जिसकी वजह से सारे के सारे सिक हो गए। 4 लोग रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, और एंड रिजल्ट ये निकला, इफेक्ट ये निकला कि सारे के सारे बीमार हो गए। अब हमें कॉज को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, टेबुलेशन करेंगे। सिक सारे बीमार हैं तो मैंने सबके आगे टिक मार्क कर दिया। अब हम उनकी हिस्ट्री लेंगे कि उन्होंने क्या क्या चीजें फूड में, क्या क्या चीजें यूज की, क्या क्या चीजें खाई। ये 4 बंदे हैं, ए बी सी डी। देखें, आइटम्स जो इन्होंने कंज्यूम किए, जो इन्होंने खाए, ब्रोस्ट, सैलेड, मटन। अब हमने ये देखना है कि किसने क्या खाया और क्या नहीं खाया। फिर एंड पे जाके जब ये टेबुलेशन हम कर लेंगे तो हमें करेक्ट काज का पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसने इन सबको बीमार कर दिया। ठीक, देखें, ए ने ब्रोस्ट खाया, टिक मार्क मैंने लगा दिया। अब मैं इनकी हिस्ट्री ले रहा हूं। ए ने सैलेड खाया, ए ने मटन भी खाया, रिजल्ट निकला सिक हो गया, बीमार हो गया। बी ने ब्रोस्ट नहीं खाया, सैलेड खाया, मटन खाया, रिजल्ट है बीमार। सी ने ब्रोस्ट खाया, सैलेड खाया, पर मटन नहीं खाया, रिजल्ट है बीमार। डी ने ना ब्रोस्ट खाया, सैलेड खाया, और ना ही मटन खाया, रिजल्ट है बीमार। तो अब इफेक्ट को देखें कि सारे के सारे सिक हैं। इन ऑल केसेस वेयर एन इफेक्ट अकर्स देयर कैन बी अ सिंगल प्रायर फैक्टर विच इज कॉमन टू ऑल। अब इसमें सिंगल प्रायर फैक्टर क्या है जो सब में कॉमन है, सब ने खाया है और बीमार हुए हैं। ब्रोस्ट को हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बी ने ब्रोस्ट नहीं खाया, डी ने ब्रोस्ट नहीं खाया।
मटन को हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहां पे सी ने मटन नहीं खाया, डी ने मटन नहीं खाया, लेकिन फिर भी वो बीमार है। तो सिंगल प्रायर फैक्टर सैलेड है जो सब ने खाया, सब ने खाया, और रिजल्ट में सब बीमार भी हैं। ब्रोस्ट तो 2 बंदों ने नहीं खाया, मटन भी 2 बंदों ने नहीं खाया, लेकिन सैलेड को सब ने खाया, तो सिंगल प्रायर फैक्टर हो गया, जिसकी वजह से एंड हेंस द राइट फैक्टर या राइट कॉज ऑफ डेथ इफेक्ट, बीमारी की, सिकनेस की राइट कॉज हमें मिल गई कि सैलेड है। सिंगल प्रायर कॉज कॉमन टू ऑल क्या है? सैलेड है, SALAD, सैलेड। हमें कॉज का पता चल गया। यह है मेथड ऑफ एग्रीमेंट। समझ आई बात की? ठीक। अब इसको मैं मिटा के मेथड ऑफ डिफरेंस और आगे जितने भी मेथड हैं वो करता जाऊंगा, नोट कर लें। आ जाएं जी, सेकंड मेथड है मेथड ऑफ डिफरेंस। यहां पे क्या है, देखिए जॉन स्टुअर्ट मिल हमें क्या बताना चाह रहा है, इसको जरा गौर से सुने। When one situation leads to an effect and another situation does not, एक सिचुएशन में कोई इफेक्ट नजर आ रहा है और दूसरी सिचुएशन में नजर नहीं आ रहा वो इफेक्ट, then the only difference can be the presence of a particular factor in first situation and absence of that particular factor in second situation। फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर है जिसकी प्रेजेंस की वजह से हमें इफेक्ट नजर आ रहा है, और जब वो पर्टिकुलर फैक्टर एब्सेंट है तो हमें वो इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। एग्जाम्पल देखें, 2 शेफ हैं, उन्होंने कुछ कुक किया, पकाया, रिजल्ट इफेक्ट क्या निकला? पहले कुक का टेस्ट जो उसने पकाया था, जो भी चीज, वो बिटर निकली, और दूसरे कुक ने जब चीज पकाई तो वो नॉट बिटर थी। अब हमें कॉज फाइंड आउट करनी है कि पहले वाले का टेस्ट बिटर क्यों है, दूसरे वाले का बिटर क्यों नहीं है। शेफ 1 के हम इंग्रेडिएंट्स देखेंगे जो उसने यूज किए पकाने में। C1 शेफ 1 राइस यूज किया, ऑनियन यूज किया, साल्ट यूज किया, चिली यूज की और विनेगर यूज किया। इफेक्ट या रिजल्ट इसका क्या निकला कि बिटर टेस्ट निकला। ठीक। अब आ जाएं शेफ 2 की तरफ के उसके इंग्रेडिएंट्स क्या थे जो उसने यूज किए पकाते हुए। राइस, ऑनियन, साल्ट, चिली। इफेक्ट निकला नॉट बिटर, टेस्ट नॉट बिटर। क्या चीज डिफरेंस कहां पे आ गया? विनेगर पे आ गया। पहले वाले ने यूज किया, दूसरे वाले ने यूज नहीं किया। बाकी विनेगर के अलावा बाकी इंग्रेडिएंट्स देखें, दोनों में सेम है। चिली चिली, साल्ट साल्ट, ऑनियन ऑनियन, राइस राइस। डिफरेंस कहां पे लाई कर रहा है? यूजेज ऑफ विनेगर। पहले शेफ ने विनेगर को यूज किया, विनेगर सिरका को कहते हैं, सिरका, तो क्या हुआ? टेस्ट बिटर निकला। और दूसरे वाले ने विनेगर को यूज नहीं किया तो टेस्ट नॉट बिटर निकला। तो इस बात से हमें क्या पता चला कि यूज ऑफ विनेगर, उसकी प्रेजेंस, विनेगर की प्रेजेंस क्या है? टेस्ट को बिटर कर देती है, और विनेगर की एब्सेंस टेस्ट को नॉट बिटर करती है। तो बिटर की कॉज क्या है? विनेगर है। बिटर एक इफेक्ट था, उसकी जब हम कॉज ढूंढ रहे थे, डिफरेंस से हमें पता चला दोनों के कि यूजेज ऑफ विनेगर जो है उसने बिटर कर दिया टेस्ट को, और अगर विनेगर को आप यूज नहीं करोगे तो नॉट बिटर होगा। प्रेजेंस और एब्सेंस, इनके दरमियान में हमने देख लिया कि डिफरेंस कहां पे लाई कर रहा है। अब समझ आई बात की? यह है मेथड ऑफ डिफरेंस। आगे चलते हैं ज्वाइंट मेथड की तरफ जी। तो आ जाए आगे, ज्वाइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस। अब हमने जब एग्रीमेंट पढ़ा था तो हमने सिर्फ जो प्रेजेंस के इंस्टांसेस थे उनको देखा था।
जब हमने डिफरेंस पढ़ा तो हमने देखा कि उसमें एब्सेंट क्या है। ठीक, एब्सेंट जो था उससे हमें पता चला कि कौन सी चीज कॉज हो सकती है। ज्वाइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस, इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस कैन श्योरली लीड अस टू द राइट कॉज ऑफ एन इफेक्ट। एक ही टेबल के अंदर हम एग्रीमेंट वाले भी डालेंगे और डिफरेंस वाले भी डालेंगे। ठीक, फिर हम करेक्टली बता सकते हैं। जैसे हमने एग्रीमेंट में पढ़ा था सैलेड कॉज है, अब हम ये डालेंगे कि किस बंदे ने सैलेड नहीं खाया। जिस बंदे ने सैलेड नहीं खाया उसका क्या इफेक्ट निकला। एग्रीमेंट वाले में तो जिस बंदे ने सैलेड खाया था वो बीमार हो गया। अब हम डिफरेंस भी बीच में डालेंगे फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए कि क्या वाकई सैलेड ही कॉज थी सिकनेस की। कैसे देखें, 7 people died, 7 लोगों ने जाके रेस्टोरेंट में खाना खाया। 5 बंदे सिक हो गए, 2 बंदे नॉट सिक, 2 सिक नहीं हुए। ठीक, अब आए, ए ने ब्रोस्ट खाया, सैलेड खाया, मटन खाया, सिक हो गया। बी ने ब्रोस्ट नहीं खाया, सैलेड खाया, मटन खाया, सिक हो गया। सी ने ब्रोस्ट खाया, सैलेड खाया, मटन नहीं खाया, सिक हो गया। ठीक, अब आए आगे डी की तरफ। डी ने ना तो ये खाया ब्रोस्ट और ना ही मटन खाया, सिर्फ सैलेड खाया और वो सिक हो गया। ठीक, आगे आए ई की तरफ। इसने फिर सब कुछ खाया, ब्रोस्ट भी खाया, सैलेड भी खाया, मटन भी खाया, ये सिक हो गया। 5 बंदे सिक के पूरे हो गए, 1 2 3 4। 5 बंदे जो सिक हुए थे वो पूरे हो गए। ये देखें 1 2 3 4, ये सिक हैं। अब आगे आए, एफ वाले ने ब्रोस्ट खाया, सैलेड नहीं खाया, मटन खाया, तो क्या हुआ, नॉट सिक। ठीक, जी अगला बंदा लास्ट, उसने ब्रोस्ट नहीं खाया, सैलेड भी नहीं खाया, मटन खाया, नॉट सिक। तो अब हमें क्या पता चल रहा है, क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास नॉट सिक। एग्रीमेंट वाले बंदे भी हैं जिन्होंने सैलेड खाया। ये देखें, ये हैं एग्रीमेंट वाले बंदे जिन्होंने सैलेड खाया और वो रिजल्ट में सिक हैं। और डिफरेंस वाले बंदे भी हैं जिन्होंने सैलेड नहीं खाया और वो नॉट सिक हैं। तो अब क्या है कि एग्रीमेंट प्लस डिफरेंस, इससे हमें फर्दर कंफर्म हो गया कि सैलेड ही ओरिजिनल कॉज है सिकनेस की। सैलेड किस तरह पता चला, एग्रीमेंट वालों को भी हमने एक टेबल में लाया, डिफरेंस वालों को भी एक टेबल में लाया। जिन्होंने सैलेड खाया सिक थे, जिन्होंने सैलेड नहीं खाया नॉट सिक थे। एग्रीमेंट प्लस डिफरेंस दोनों से हमें पता चल गया कि ओरिजिनल कॉज सैलेड है। 100% श्योर हो गए हम। समझ आई? जब हमने सिर्फ एग्रीमेंट को पढ़ा था तो उसमें 100% श्योरिटी नहीं थी। जब हमने इसके अंदर डिफरेंस को डाल दिया तो अब हम मजीद श्योर हो गए, 100% श्योरिटी आ गई। समझ आई? अब इसको मैं इरेज करके 4th पॉइंट लिखता हूं, वो देखें जी। तो अगला मेथड है 4th पे, मेथड ऑफ रेजिड्यू। ठीक, अब ये मेथड हम 2 तरह से अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि ये 2 तरह एप्लीकेबल है। पहला देखें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और दूसरा है लिमिटेड इंफॉर्मेशन। पहले इसको समझें, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन को, कि जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ चीजें हैं, इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि उन कुछ चीजों में से कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, कॉज है इफेक्ट की। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। फिर हम क्या करते हैं, वी एलिमिनेट वन बाय वन दोज फैक्टर्स
which are not responsible for the effect. At the end we finally reach the original cause of that effect. वन बाय वन एलिमिनेट करते जाते हो। मेथड ऑफ रेजिड्यू में है ही एलिमिनेशन। दोनों के अंदर ये जो दोनों मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई हैं, इन दोनों के अंदर एलिमिनेशन करेंगे। किस तरह करेंगे वो देखें। लेक ऑफ इंफॉर्मेशन की सूरत में वन बाय वन सबको एलिमिनेट करते जाओ कि जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है इफेक्ट के लिए। एग्जाम्पल देखें, घर में, ये रियल लाइफ एग्जांपल है, घर में टीवी चल रही है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, जूसर चल रहा है, आयरन चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है। अचानक सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है और पूरे घर की लाइट चली जाती है। इफेक्ट क्या हुआ कि सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर गया और पूरे घर की लाइट चली गई। अब ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे हैं, ऑन है, ठीक। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, जूसर है, आयरन है, वॉशिंग मशीन है, किसकी वजह से सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर गया। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि मुझे नहीं पता किसी के बारे में भी, ना मैं इसके बारे में श्योर हूं, ना इसके बारे में 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 हूं। अब मैं एलिमिनेशन करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले मैं रेफ्रिजरेटर को बंद करता हूं, दोबारा से बिजली ऑन करता हूं, फिर सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है, लाइट चली जाती है। इट मीन्स कि अभी तक इनमें से कोई एक ऐसा है जिसमें प्रॉब्लम है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, कुछ भी है, कोई एक ऐसा अभी तक बचा हुआ है जो अर्थ है, कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर। क्योंकि रेफ्रिजरेटर बंद करने की बाद भी सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर रहा है। फिर मैं उठता हूं, इस्त्री बंद कर देता हूं, आयरन, दोबारा से ऑन करता हूं सर्किट ब्रेकर को, लेकिन फिर सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। इट मीन्स अभी तक मैं ओरिजिनल कॉज तक नहीं पहुंचा। फिर मैं आता हूं, वॉशिंग मशीन को मैं बंद कर देता हूं, फिर सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। जब मैंने दोबारा बत्ती ऑन की, लाइट ऑन की, तो इट मीन्स वॉशिंग मशीन भी कॉज नहीं थी, अभी तक मैं फाइनल कॉज तक नहीं पहुंचा। फिर मैं टीवी को भी बंद कर देता हूं, ठीक हो गया। फिर सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर रहा है, फिर मसला कर रहा है। फाइनली जब मैंने जूसर को बंद किया या मैंने जब टीवी बंद की, तब तक भी सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर रहा था। जब मैंने टीवी को बंद कर दिया, उसके बाद जब सर्किट ब्रेकर ने ट्रिप किया, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, जूसर, जो कि कॉज है सर्किट ब्रेकर के ट्रिप करने का। क्योंकि बाकी जितने भी कॉजेस थे या जितने मुझे लग रहे थे कॉजेस, उन सबको मैंने वन बाय वन एलिमिनेट कर दिया और एंड पे जूसर बच गया। तो अब अगर मैं जूसर को बंद करता हूं तो बिजली दोबारा ट्रिप नहीं करेगी, ठीक। लेकिन अगर मैं जूसर को बंद नहीं भी करता, ये समझें, लेकिन अगर मैं जूसर को बंद नहीं भी करता तो मैं फिर भी अपनी कॉज तक पहुंच गया हूं, क्योंकि बाकी सबको मैंने एलिमिनेट किया। सर्किट ब्रेकर हर कंडीशन में ट्रिप कर रहा था। जब सब एलिमिनेट हो गए, सिर्फ जूसर बच गया, तो जाहिर बात है जूसर ही कॉज है, ठीक। अब आए सेकंड पे, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। ऐसी भी कई दफा कैटेगरी होती है हमारे पास, ऐसी भी कई दफा सिचुएशन होती है कि हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन से हम रिमेनिंग जो कॉज है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ वेराइटी ऑफ कॉजेज हैव वेराइटी ऑफ इफेक्ट्स, वेराइटी ऑफ कॉजेज हैं, वेराइटी ऑफ इफेक्ट्स हैं, एंड वी हैव मैच्ड ऑल द कॉजेज विद ऑल द इफेक्ट्स, और हम हर कॉज को उसकी पर्टिकुलर इफेक्ट के साथ मैच कर चुके हैं एक्सेप्ट वन। सिर्फ एक को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, वो मैच नहीं किया। देन रिमेनिंग इफेक्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रिमेनिंग कॉज। बिल्कुल इसी की तरह इसकी एग्जांपल है, लेकिन यहां पे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि किसकी वजह से सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर रहा है, इसलिए मैं वन बाय वन सबको एलिमिनेट कर रहा था। एंड पे जाके जूसर बच गया। यहां पे लिमिटेड इंफॉर्मेशन है और मैं उनको मैच कर रहा हूं,
फिर मैं अननोन की तरफ जा रहा हूं और अननोन कॉज जो अननोन है वो मुझे फिर पता चल जाती है, नोन हो जाती है। एग्जाम्पल देखें, 4 लोगों ने चैरिटी की 10,000 रुपए, 4 लोगों ने चैरिटी की 10,000 रुपए मिलके कंबाइनली 10,000 रुपए चैरिटी वाले को दिए। उनमें से पहले की इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि पहले ने 2,000 दिए, दूसरे की इंफॉर्मेशन है कि उसने भी 2,000 दिए, तीसरे की इंफॉर्मेशन है उसने भी 2,000 दिए, चौथे की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया। पहले 3 का मुझे पता था, लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी, चौथे का नहीं था पता। मैंने क्या किया, जो चैरिटी टोटल जो चैरिटी जमा हुई थी 10,000, उसमें से इनको जब हम ऐड करते हैं 2,000 2,000 2,000 तो 6,000 बनता है जमा करने से। 10,000 में से 6,000 मैंने माइनस कर दिए, रिजल्ट निकला 4,000। जो रिमेनिंग था उसका मुझे फोर्थ का पता चल गया कि उसने 4,000 कंट्रीब्यूट किए हैं। समझ आई? एक और एग्जांपल देखें। एक बंदा, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं जाता हूं, वहां पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, बड़ा सा बॉक्स है, ठीक, एक बॉक्स है, उस पे लिखा हुआ है 30 kg। मैं श्योरिटी के लिए इस बॉक्स को उठा के वेट मशीन पे रखता हूं तो मुझे पता चलता है कि हाँ, इस पे जो लिखा हुआ है कि ये 30 kg का बॉक्स है, सही लिखा हुआ है, 30 kg रिजल्ट आ रहा है। मैंने उस बॉक्स को ऐसे उठा लिया। अब मैंने उस बॉक्स को उठाया, मैं चलने लगा तो मेरे जहन में आया कि यार मैं अपना वेट भी कर लेता हूं। तो मैं उस बॉक्स को उठाए ही, मैंने उठाया हुआ उस बॉक्स को और मैं वेट मशीन के ऊपर खड़ा हो गया। बॉक्स को मैंने नीचे नहीं रखा, अपने हाथों में पकड़ा हुआ है और वेट मशीन के ऊपर खड़ा हो गया। तो वेट मशीन ने रिजल्ट दिया 100 kg। अब मुझे इतना तो पता था कि बॉक्स का वेट 30 kg है, तो मैंने 100 में से 30 kg को माइनस कर दिया, रिजल्ट आया 70 kg। तो मुझे पता चल गया कि मेरा अपना जो वेट है वो 70 kg है। किस तरह पता चला? मैंने 100 kg में से 30 kg माइनस कर दिया, जो बॉक्स का वेट था, और जो टोटल वेट जब मैं उस मशीन के ऊपर खड़ा हुआ तो आ रहा था 100 kg। माइनस करने से 70 kg आया, जो मुझे पता चल गया कि मेरा वेट है। समझ आई? लास्ट बच गया है जी। तो आ जाएं, 5th नंबर पे है मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन, 5th नंबर पे है 5, ठीक। इसमें जो ये वर्ड लिखा हुआ है कॉन्कॉमिटेंट, इसके मीनिंग होते हैं अकरिंग टुगेदर, को अकरेंस कहा जाता है। साथ में एक और वर्ड लिखा है वेरिएशन, को अकरेंस इन वेरिएशन। कैसे? देखें, वी एक्सपीरियंस अ क्वांटिटेटिव चेंज इन द इफेक्ट विद द क्वांटिटेटिव चेंज इन द कॉज। क्वांटिटेटिव चेंज होता है इफेक्ट में भी, कॉज में भी। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि बहुत सारी चीजें हैं, अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि इसमें कॉज क्या है, तो आप हर चीज को वेरिएशंस में देखते हो, उसकी डिग्री को अप करते हो, डाउन करते हो, फिर उसको इफेक्ट में चेक करते हो। एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे बिल्कुल इजीली समझ आएगा। देखें, डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द डिग्री टू विच द कॉज अकर्ड एंड द डिग्री टू विच द इफेक्ट अकर्ड। कॉज को आपने इंक्रीज किया तो इफेक्ट भी इंक्रीज हुआ, कॉज को डिक्रीज किया इफेक्ट भी डिक्रीज हुआ। यह है कोरिलेशन इन वेरिएशन। कॉज को इंक्रीज करता हूं तो इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाता है, कॉज को डिक्रीज करता हूं तो इफेक्ट भी डिक्रीज हो जाता है। तो यहां से मैं अपनी कॉज को फाइंड आउट कर सकता हूं, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि ये उस सूरत में होता है जब बहुत सारी चीजें हों, मिक्स्ड हो, तब आपने फाइंड आउट करना है कि कॉज क्या है। तो आप इस फार्मूला अप्लाई करते हो, वेरिएशंस लाते हो, वहां पे फिर इफेक्ट्स में आपको जब वेरिएशंस नजर आती हैं तो आप कॉज को फाइंड आउट कर लेते हो। एग्जांपल देखें, नीड टू कुक स्पाइसी फूड। पर्टिकुलर मेरी इंक्वायरी है कि मैं स्पाइसी फूड बनाना चाहता हूं। तो अब जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको देखें।
अगर मैं ऑयल को इंक्रीज करता हूं तो सालन ज्यादा ऑयली बनेगा, इफेक्ट ये निकलेगा। और अगर मैं ऑयल को डिक्रीज करता हूं तो सालन जो है वो ड्राई बनेगा, ज्यादा ऑयली नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं साल्ट को इंक्रीज करता हूं तो सालन मेरा ज्यादा साल्टी बनेगा। वो पर्टिकुलर जो चीज मैं जानना चाह रहा हूं वो नहीं आ रही अभी तक मेरे सामने। और अगर मैं साल्ट को डिक्रीज करता हूं तो कम साल्टी बनेगा। इसी तरह विनेगर को जब मैं इंक्रीज करता हूं तो ज्यादा बिटर बनेगा। इट मींस जो चीज मैं जानना चाह रहा हूं स्पाइसी, वो ना ऑयल की वजह से है, ना सॉल्ट की वजह से है, ना ही विनेगर की वजह से है। और विनेगर को अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो वही बात है, बिटर की जो उसका है तुर्श वो कम होगा। लेकिन मेरी जो पर्टिकुलर इंक्वायरी है वो स्पाइसी फूड है, स्पाइसी बनाना है। वो इन तीनों के अंदर मुझे नजर नहीं आई। जब मैंने इन तीनों की क्वांटिटी को ज्यादा किया और इफेक्ट में देखा, कम किया इफेक्ट में देखा, तो फूड स्पाइसी नहीं हुआ। अब आए पेपर की तरफ, मिर्चे। जैसे ही मैंने मिर्चों की क्वांटिटी को इंक्रीज किया स्पाइसी हो गया। अगर मैं इसकी क्वांटिटी को डिक्रीज करता हूं पेपर की तो कम स्पाइसी हो जाता है। इट मींस जो मेरी इंक्वायरी है स्पाइसी फूड की, उसकी जो कॉज है वो ये है पेपर। ठीक हो गया, कॉज क्या है, पेपर है। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स्ड थे, लेकिन मैंने जब पेपर की क्वांटिटी को ऊपर नीचे किया तो मुझे स्पाइसी फूड मिला। मिर्चें ज्यादा कम होने लगी इफेक्ट में, जबकि बाकी जो चीजें थी विनेगर, साल्ट, ऑयली, उससे जो मिर्चें हैं स्पाइसी है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ठीक, अब इसी एग्जांपल में चेंज द इंक्वायरी चेंज कर दो। अब मैंने फाइंड आउट करना है कि साल्टी क्या है। स्पाइसी फूड की जो मेरी इंक्वायरी थी वो पूरी हो गई, कॉज भी मुझे पता चल गई वेरिएशंस करके कि पेपर है। अब इसी इंक्वायरी को जब मैं चेंज कर दूंगा साल्टी के अंदर तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब मैं ऑयल को ऊपर नीचे करूंगा, उसकी क्वांटिटी ज्यादा कम करूंगा तो ऑयली होगा, ज्यादा या कम। विनेगर की क्वांटिटी को ऊपर नीचे करूंगा तो क्या है, बिटर होगा, ज्यादा बिटर, कम बिटर। पेपर की क्वांटिटी को ऊपर नीचे करूंगा तो स्पाइसी ज्यादा होगा, कम होगा। अब मेरी जो इंक्वायरी है साल्टी की है, लेकिन जैसे ही मैं साल्ट की अमाउंट को ऊपर नीचे करूंगा तो उसके इफेक्ट में या तो ज्यादा नमकीन होगा, कम नमकीन होगा। तो जब मैंने इंक्वायरी चेंज की तो वहां से मुझे कॉज साल्ट भी पता चल गई। समझ आई? तो इसी एक एग्जाम्पल के अंदर जो मिक्स्ड चीजें हैं, आप इसी एक एग्जाम्पल के अंदर डिफरेंट इंक्वायरीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने पहली इंक्वायरी सिर्फ स्पाइसी की थी आपको समझाने के लिए, लेकिन जाहिर है जब यहां पे आप देख रहे थे कि बाकी वेरिएशंस भी तो हो रही हैं, तो वो मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप इंक्वायरी चेंज करते हो, आपकी इंक्वायरी साल्टी करना है, फिर आप एग्जाम्पल का थोड़ा सा डोमेन चेंज कर दो। आप समझ आई बात की? ठीक, क्लियर है? चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।